गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। होली की वजह से थोड़ा सा ये डिसकंटिन्यू हो गया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है न्यूज़? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको ना फर्स्ट ही टॉपिक से, मतलब कि मैंने एक लाइन मैं पढ़ूंगी और उसी से मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से मेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली टॉपिक क्या है कि सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। अब आप ध्यान से देखना किस चीज़ को मंजूरी दी है इन्होंने। तो जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार होते हैं ना, उसके विनिर्माण को मंजूरी दी है। तो आप देखिए इससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो उन्होंने जो पूछना है वो हमें आंसर करना है, ठीक है, लेकिन मेंस में तो हमें अपने दिमाग को चलाना है कि किस तरीके से इसको जितना ब्रॉड करेंगे, जितना इसको सोचने की क्षमता देंगे, उतना ये क्या होगा तो इन्हेंस होगा। तो लाइक देखिए इसमें आप दो चीज़ को इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो भारत सरकार ने अगर इस प्रकार का कदम उठाया है तो ये किस चीज़ में भूमिका निभा सकती है। तो सबसे पहले जो एसडीजी है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका लक्ष्य हमें कब तक पूरा करना है? 2030 तक लक्ष्य पूरा करना है। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि कौन सा लक्ष्य नंबर जो है जिससे इसकी पूर्ति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये एसडीजी जो 2030 में हमें प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करवाने में ये जो कदम है भारत सरकार की, वो एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित हो सकता है। दूसरा, जो 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है शून्य कार्बन उत्सर्जन का, उसकी प्राप्ति में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्या हो सकता है तो साबित हो सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है ना, सोचना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ जितना सोचिएगा ना उतना ज़्यादा क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। हम डेली 2 ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन उस करंट अफेयर से हमें इस तरीके से अपने दिमाग में उसको बार बार घुमाना है ताकि हमारा क्या हो जाए कि मेंस में जब आंसर लिखे तो उसमें अप्रोच रहे कि हम करंट अफेयर्स को भी किस तरीके से उसमें डालें कि वो आंसर खूबसूरत सा हो जाए और दूसरे एस्पिरेंट से अलग हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर इस टाइप का सोच के चलिएगा ना तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंसर बहुत अच्छी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण के बढ़ावा को जो भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, अगर आप देखोगे कि जो मंजूरी प्राप्त आवेदक है वो मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको मिनिमम जो है ये याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिनिमम 41-50 करोड़ रुपए का उनको क्या करना होगा तो इन्वेस्ट करके अपनी इकाइयों को स्थापित करना होगा भारत में। तो मिनिमम टू डिसाइड है, बट मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये डिसाइड नहीं किया गया है। तो एकदम इसको दिमाग में रखना है क्योंकि अगर स्टेटमेंट के तौर पे पूछे तो हम वहाँ पे गड़बड़ ना करें। ठीक है, मिनिमम पूछे तो 4150 करोड़ रुपए के साथ वो मिनिमम इन्वेस्ट करके अपनी इकाइयों को भारत में स्थापित कर सकता है। बट अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम कोई भी चीज़ निर्धारित, मतलब कोई भी अमाउंट निर्धारित नहीं हुआ है। अब एज अ एस्पिरेंट आप लोग को ये चीज़ अंदर से होनी चाहिए कि अच्छा ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया गया, मतलब इसको स्कीम नहीं, मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे तो हमें आपने बता दिया कि इसको मेंस में कैसे अप्लाई करें। और अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए और पूछा जाए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आइए इंपॉर्टेंस को भी देखते हैं हम। तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से क्या होगा, निवेश आकर्षित होगा। ठीक है, जैसे क्या होगा इसका पहला महत्व कि वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता जो है उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा यहाँ पे आकर्षित होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो हमारा लक्ष्य है प्राप्त करने का, एक 2030 में, एक 2070 में। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इस चीज़ के आने से कि भारत में ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विनिर्माण केंद्र है उसके रूप में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ से रोजगार भी क्या होंगे, तो रोजगार का भी सृजन होगा।
अब आप एक पॉइंट को इसमें भी डाल सकते हो क्योंकि ऐसे पेपर भी है आपका अब, ठीक है। तो ऐसे पेपर में मान लीजिए रोजगार से संबंधित या युवाओं के सामने क्या परेशानियां हैं उससे संबंधित कभी टॉपिक लिखने को आ जाए, कभी ऐसे लिखने को आ जाए, तो आप उसमें एक ये सॉल्यूशन के रूप में एक पॉइंट इसको डाल सकते हो, ठीक है। कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी क्योंकि अभी आप देखो कच्चा तेल हम क्या करते हैं तो आयात करते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो केंद्र हमारे भारत में विनिर्माण केंद्र जो बन जाएगा, तो इससे क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए हमें कोई कच्चे तेल की नीड नहीं है, तो इससे क्या होगा, कच्चे तेल की आयात में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है ना ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, व्यापार घाटा, जिसमें हम आयात क्या करते हैं तो ज़्यादा करते हैं और निर्यात क्या करते हैं तो कम करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। तो अब हम आयात कम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो ये आंकड़ा है दूसरों देशों के साथ व्यापारिक घाटा में वो कम होगा, ठीक है। रोजगार सृजन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी देखिए, भी ख़त्म नहीं हुआ। अब देखो ईवीएस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ाने के लिए EV30 योजना शुरू की गई थी। इसको भी याद रखिएगा, ये सारे आप मेंस में अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही शानदार कॉपी बनेगी आपकी अगर आप ये सब मेंस में लिखते हो तो, कि भारत सरकार जो है निम्न कदम उठा रही है भारत को 2070 तक नेट कार्बन प्राप्त करने के लिए, मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्न कदम उठाया जा रहा है। तो क्या, तो ईवीएस के प्रचलन बढ़ाने के लिए उसने कौन सी योजना शुरू की थी, तो EV30 योजना, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा, जो न्यूज़ थी हमारी, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण के केंद्र के रूप में भारत को उभार रहा है भारत सरकार। साथ ही 2030 तक कम से कम 30% नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री का लक्ष्य भी रखा गया है। अब आप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2070 तक वो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप देखिएगा तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, ठीक है, मतलब सतत विकास लक्ष्य नंबर 7 की प्राप्ति भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो आप खुद सोचिए कि एक एस्पिरेंट जो है वो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, आंसर राइटिंग में, और आप इस तरीके से लिख रहे हो कि भारत सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना लाया गया है, जिससे सतत विकास लक्ष्य 7 की पूर्ति करने में ये बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है या फिर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आप खुद सोचिए, आप खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसका आंसर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर जो है वो किसको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको एक ऑफिसर चाहिए, उसको कोई एक रोबोट नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो किसको ढूंढता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर क्वालिटी जिसके अंदर है उसको ढूंढता है कि नहीं ये जो है, देखिए इतने अच्छे से सब चीज़ों को कनेक्ट कर सक रहा है, ठीक है, कर पा रहा है, तो ये क्या है, यही हमारे लिए फ्यूचर ऑफिसर है जो कि नीति निर्माता के रूप में एक अच्छी खासी भूमिका को निभा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ को देखेंगे। भारत और ब्राज़ील ने पहली 2+2 रक्षा व विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की, ठीक है। तो आप देखो 2+2 वार्ता जो है वो रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय पे आयोजित होता है। तो इस बार किसके साथ हो रहा है, भारत और ब्राज़ील के साथ। बीपीएससी मेंस पेपर 2 में आप देखिएगा तो आपको आईआर पढ़ना है। तो आईआर में जब रिलेशन लिखने के लिए आता है दो देशों के बीच, मतलब भारत और एक अन्य देशों के बीच, तो आप ये सारे पॉइंट्स को उसमें डाल सकते हो। पहली 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने किस पे चर्चा की, तो ऊर्जा पे, क्रिटिकल खनिज प्रौद्योगिकी, आतंकवाद रोधी कदमों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पे चर्चा की। अब आप देखो ये ऊर्जा जो है ये लगातार हर एक जगह एक ज्वलंत मुद्दा बनते जा रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में जो भारत और ब्राज़ील की भी जो 2+2 वार्ता हुई उसमें भी ऊर्जा के मुद्दों पे क्या हुआ, तो बातचीत हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ को दिखा रहा है, तो इसकी प्रासंगिकता को दिखा रहा है कि ये वर्तमान दौर में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। आतंकवाद, प्रौद्योगिकी, ये सारी क्या है, तो इसके सारे के ना रेलिवेंट को दिखाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी मुद्दा जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पे अगर उठाया जा रहा है तो इट मीन्स वो अभी वर्तमान समय में एक वैश्विक ज्वलंत मुद्दा के रूप में क्या है, तो हमारे सामने मौजूद है।
तो ठीक है, आप ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, तो इसको एनालाइज कर सकते हो और फिर आपको जहाँ पर भी इसको अटैच करना है वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दो देशों की विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक बैठक है। अब प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो प्रीलिम्स में अगर कुछ भी पूछते हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कि 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है ना, वो दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक होती है। इसमें आपको गृह मंत्रालय भी वो ऑप्शन में दे सकते हैं या फिर फाइनेंस भी दे सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होता है। अब हम थोड़ा भारत ब्राज़ील द्विपक्षीय संबंध के बारे में देख लेते हैं। तो दोनों देश जो है वो 2006 से रणनीतिक साझेदार हैं। मतलब ये अभी से इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट नहीं हुए, मतलब ये अभी से रणनीतिक साझेदार नहीं है। ये कब से हैं, तो फ्रॉम 2006 से हैं, ठीक है। बहुपक्षीय मंचों पर अगर इनका सहयोग देखोगे, कौन कौन से जो बहुपक्षीय मंच है उनपे उस पे भारत और ब्राज़ील का सहयोग है, तो देखिएगा दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, IBSA जैसे मंचों पे एक दूसरे को क्या करते हैं, तो सहयोग करते हैं। IBSA भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। जैसे नाम से देखिए स्पष्ट है, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका और ठीक है, मतलब SA फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब IBSA में 3 देश शामिल है, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो पूछा जा सकता है ना कि IBSA में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। G4 को देखोगे, G4 में कौन कौन से, आपने G7 का नाम सुना होगा, ठीक है। G20 जो कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो G4 में कौन कौन से देश शामिल है, ब्राज़ील है, जर्मनी, भारत और जापान। तो याद रखना है ये देश UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें G4 जो है वो एक दूसरे के अस्थायी सदस्यता के लिए क्या करते हैं, हमेशा समर्थन करते रहते हैं कि नहीं भाई, ब्राज़ील को भी मिलना चाहिए, जर्मनी को भी मिलना चाहिए, भारत को भी मिलना चाहिए, जापान को भी मिलना चाहिए। इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं। ब्राज़ील जो है भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी क्या हुआ है, तो शामिल हुआ है। ब्राज़ील ने भारत को मर्कोसूर के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने में भी मदद की है। मर्कोसूर क्या है, तो दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रीय व्यापारिक समूह है, ठीक है। तो याद रखना है सेकंड टॉपिक। अब हम आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो अगर व्यापार के मामले में आप देखिएगा तो 2021 में भारत जो है ब्राज़ील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। अब क्वेश्चन कैसे आपको उलझाएंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो इस माइंडसेट से ही क्वेश्चन को सेट करते हैं। वो 5वां ना दे के क्या दे देंगे, चौथा दे देंगे या छठा भी दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम याद रखना है कि मैम ने क्लास में बताया था कि 2021 में ना भारत जो था वो ब्राज़ील का 5वां सबसे बड़ा क्या बना, तो व्यापारिक भागीदार देश बना। कौन से नंबर का, तो 5वां। अंतरिक्ष के संदर्भ में आप देखोगे तो 2021 में इसरो ने ब्राज़ील का उपग्रह अमेजोनिया 1 लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो ये भारत की ना शक्ति को दिखा रहा है, भारत कितना डेवलप कर रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे तो लगता है ना कि हम हर एक फैक्ट को हर एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमें वो चीज़ को सीखना होगा। और सीखेंगे हम एक ही प्रयास से कि जब हम इसको कंटिन्यू फॉर्म पे क्या करेंगे, अपने दिमाग में इसको चलाते रहेंगे। कुछ भी चीज़ देखो तो ये सोचो कि इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसके पहले आपको 2 काम करना होगा, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही सिलेबस देखना होगा कि क्या BPSC का सिलेबस है। व्हाटएवर आप BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर PCs का प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो सारी जगह पूछते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए भारत की यहाँ पे शक्ति को दिखा रहा है कि भारत ने क्या किया। जो हमारा भारत का इसरो है उसने 2021 में
ब्राज़ील का एक उपग्रह था जिसका नाम क्या था, अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया। सुरक्षा की दृष्टि से देखिएगा तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 2020 में संयुक्त वक्तव्य व कार्य योजना पे हस्ताक्षर भी किए थे इन्होंने। ब्राज़ील विश्व में जैव ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैव ईंधन का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। तो आप लोग यहाँ पे क्या काम करोगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताइएगा कि विश्व में जैव ईंधन का प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ये आपको ढूंढ के गूगल से या फिर जहाँ से भी ढूंढना है आपको, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक है हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, ठीक है। तो देखिएगा NMEO-OP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये चूंकि पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा देना है यहाँ पे। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन क्या है, ठीक है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों के आयात को कम करने के 2021 में शुरू किया गया। अब आप देखो, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत पे अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए, ठीक है, या फिर वट एवर क्वेश्चन ही आ जाए, तो आप कहाँ से लिखोगे। या फिर आप इंटरव्यू में गए, आपसे पैनलिस्ट ने यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो हमने देखा आज ही के क्लास से हमने 2 पॉइंट सीख लिया कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। फर्स्ट पॉइंट कि वो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए निवेश को क्या कर रहा है, तो आकर्षित कर रहा है। दूसरा, जिससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि हम कच्ची आयात के तेलों में क्या हो जाएगी, तो कमी आ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हमने ये सीख लिया आज की क्लास से। दूसरा पॉइंट क्या सीख रहे हैं हम कि भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है, तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना लाई गई है, मतलब इसका उद्घाटन किया गया है। इससे क्या होगा ना कि जो हम खाद्य तेल का आयात करते थे उसमें कमी आएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ क्या होगा, तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब 2025 से 26 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य है कि पाम ऑयल के तहत कृषि क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। मतलब ये एक देखिए, एक तो हम आयात में कमी करके भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सेकंड थिंग हम कृषि के क्षेत्र में भी क्या कर रहे हैं, तो रिफॉर्म करने के प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाकर कितना करना है, तो 11.20 लाख टन करना है। अब थोड़ा सा हम आम ऑयल पाम के बारे में देख लेते हैं। तो दुनिया के लगभग 90% पाम ऑयल के पेड़ मलेशिया और इंडोनेशिया में उगाए जाते हैं। अगर आप एक एवरेज रेट देखिए पूरे वर्ल्ड का, तो अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो 2 कंट्री ऐसे हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, जहाँ पे दुनिया के लगभग 90% क्या होते हैं, तो पाम ऑयल के पेड़ उगाए जाते हैं। इसका उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है। याद रखिए कि अगर पूछ लिया जाए कि जो पाम ऑयल का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे स्थापित किया गया है, क्या फ़ायदा होगा, मतलब कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं खाद्य उत्पादों में, डिटर्जेंट में, सौंदर्य प्रसाधन में और जैव ईंधन में। ये चारों ही बहुत ज़्यादा नीडी चीज़ है, ठीक है, सबको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। भारत में ऑयल पाम के कुल उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल का 98% योगदान है। अगर वर्ल्ड के रेफरेंस में आपसे पूछे कि वर्ल्ड में 90% जो है इसके पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया और मलेशिया। हमने आसियान कंट्री को पढ़ा था, तो मुझे याद है कि आप लोग को ये याद होना चाहिए। और भारत के रेफरेंस में हम देखें तो भारत में 98% कौन इसमें भूमिका निभा रहा है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, ठीक है। ये जो 3 आपको स्टेट दिख रहे हैं वो भारत में 98% अकेले क्या करते हैं, तो योगदान दे रहे हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, इथेनॉल 100 ये क्या है भाई, तो इसको देखिएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च किया है।
इथेनॉल 100 से आप समझ पा रहे होंगे। फिर वही याद कीजिए 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 7 की प्राप्ति की ओर एक कदम और। इथेनॉल 100 के बारे में आप देखोगे तो यह गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बार बार दिखाऊंगी ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 7 क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। हमें स्वच्छ ऊर्जा भी चाहिए, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा कैसे, स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इथेनॉल 100 लेके आया जा रहा है, ठीक है। इससे क्लाइमेट एक्शन से भी निपटने में मदद मिलेगी। इसको देखिए हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब क्या बोलते हैं ये हरित होगा तो प्रदूषण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। प्रदूषण कम होगा तो जो हमें प्रदूषण जनित बीमारियां होती है उससे हम क्या कर पाएंगे, तो खुद का बचाव कर पाएंगे। देखिएगा यह 92 से 94% इथेनॉल, 4 to 5% मोटर स्पिरिट, ठीक है, और 1.5% सहविलायक हायर सैचुरेटेड अल्कोहल का क्या है, तो मिश्रण है। ये मिश्रण आपको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। महत्व क्या है, तो इथेनॉल फ्यूल काफ़ी कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और वेल टू व्हील आधार पर उत्सर्जन में लगभग 63% की कमी भी करता है। तो आप देखिए इथेनॉल फ्यूल का आप यूज़ करोगे ना तो ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसमें क्या आएगी, तो कमी आएगी। तो ये जो क्लाइमेट एक्शन का जो हमारा लक्ष्य है उसमें ये क्या करेगा, तो भूमिका निभाएगा अपना, ठीक है। कौन सा, इथेनॉल 100, मतलब लक्ष्य नंबर 13, लक्ष्य नंबर 7 और लक्ष्य नंबर 3, इनकी पूर्ति करने में ये क्या करेगा, अपनी भूमिका निभाएगा। चलिए अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है वाइजर 1। इसके बारे में आप देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह एक फ्लाई मिशन है। क्या, कौन सा फ्लाई मिशन है, कौन, तो वाइजर 1। अगर इसके बारे में देखो तो इसे 1977 में बृहस्पति और शनि के लिए लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न कि ये जो वाइजर है इसको किन 2 ग्रहों के लिए लॉन्च किया गया, तो बृहस्पति, जुपिटर और सैटर्न के लिए, शनि के लिए, ठीक है। कब लॉन्च किया गया, तो 1977 में, ठीक है, 1977 में। यह अंतरिक्ष यान 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया और यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसे हेलियोस्फीयर सीमा को पार किया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि निम्न में से पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसने हेलियोस्फीयर सीमा को क्या किया, तो पार किया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा वाइजर फर्स्ट। और वाइजर फर्स्ट जो है किन 2 ग्रहों के बीच, तो सैटर्न और जुपिटर के बीच। कब, तो 1977 में। अब आप देखो हेलियोस्फीयर क्या है, तो हेलियोस्फीयर जो है वह सीमा है जहां सौर मंडल के बाहर के प्रभाव सूर्य प्रभावों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसने बृहस्पति के चारों ओर एक वलय तथा बृहस्पति के 2 नए चंद्रमाओं की खोज भी की। किसने, वाइजर फर्स्ट ने। इसने शनि के 5 नए चंद्रमा और उसके एक नए वलय की खोज की थी जिसे क्या कहते हैं, तो जी रिंग कहा जाता है। चलिए तो हमारा करंट अफेयर्स का जो आज का सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हुआ। तो आज का क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आप सभी को, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। चलिए तो आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य आपको देख के बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या सही आंसर होगा और साथ में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, लेकिन चूँकि मैं कनेक्ट कर रही थी सारी चीज़ों से तो इससे सेशन थोड़ा लंबा खींच गया, लेकिन कोई बात नहीं, आधे घंटे में कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय, थैंक यू।